ईडीयू फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यहाँ पर यूथ बुक एक्सप्लेनेशन देख रहे थे। इससे पहले मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में क्वेश्चन को डिस्कस किया है। ये हमारा पार्ट 4 है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कॉमनली यूज एसी मोटर फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इज। इसे हिंदी में पढ़ लेते हैं। औद्योगिक अनुप्रयोग हेतु सामान्य तौर पर प्रयोग होने वाली एसी मोटर है। पहला ऑप्शन है सिंक्रोनस मोटर, दूसरा है कम्यूटेटर मोटर, थर्ड है थ्री फेज इंडक्शन मोटर, फोर्थ है डीसी सीरीज मोटर। सामान्य तौर पर हम लोग जो एसी मोटर यूज करते हैं वो है थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, द इंडक्शन मोटर विल रन एट सिंक्रोनस स्पीड इफ इट इज रन। हिंदी में पढ़ लेते हैं। प्रेरण मोटर तुल्यकालीन गति पर चलेगी जब वह डैश चलाई जाएगी। वह थ्री फेज जो इंडक्शन मोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करेगी अगर, पहला ऑप्शन गिवन है एट नो लोड, जब हम नो लोड पे चलाएंगे तब ऐसा होगा। दूसरा ऑप्शन है एट लाइट लोड मतलब हल्का लोड, या फिर आप बोल सकते हो कम लोड पर। सी नंबर एट फुल लोड। थर्ड है विथ इंजेक्टेड ईएमएफ। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। होता क्या है, जब हम ईएमएफ इंजेक्ट करते हैं तो हम स्पीड को सिंक्रोनस मतलब रोटर के जो स्पीड है उसको सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा भी कर सकते हैं या फिर कम भी कर सकते हैं। ये कैसे होता है ये देख लेते हैं। जब हम इंजेक्ट करते हैं ईएमएफ, उसकी जो उसका और इंड्यूस ईएमएफ का जो फेज एंगल है, मान लीजिए इंड्यूस ईएमएफ है और ये इंजेक्टेड ईएमएफ, इन दोनों का फेज एंगल अगर 180 डिग्री होता है, मतलब थीटा जो होगा 180 डिग्री होगा, तब हमारा जो रिजल्टेंट ईएमएफ होगा वो होगा इंड्यूस ईएमएफ प्लस इंजेक्टेड ईएमएफ। इंजेक्टेड ईएमएफ को ईआई से डिनोट करते हैं। ठीक है, दूसरा केस होगा कि अगर हमारा जो इंजेक्टेड ईएमएफ होगा वो इन द फेज ऑफ इंड्यूस ईएमएफ होगा, तब हमारा जो रिजल्टेंट ईएमएफ होगा वो होगा इंजेक्टेड ईएमएफ प्लस इंड्यूस्ड ईएमएफ। सॉरी, यहाँ पे माइनस होगा, इंड्यूस ईएमएफ माइनस इंजेक्टेड ईएमएफ। ठीक है, जब अपोजिट होगा मतलब कहने 180 डिग्री फेस शिफ्ट होगा। अगर 0 डिग्री फेस शिफ्ट होगा तब रिजल्टेंट ईएमएफ जो होगा इंड्यूस ईएमएफ प्लस इंजेक्टेड ईएमएफ होगा। ठीक है, अब इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए थोड़ा इसको डीपली जानते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग इंजेक्टेड ईएमएफ ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है, मतलब हमने ओवरऑल ईएमएफ को बढ़ा दिया। ठीक है, तो ओवरऑल ईएमएफ बढ़ाने से क्या होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टॉर्क जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एस इंटू ई टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर टू। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं टॉर्क हमारा कांस्टेंट है, तो अगर हम ई टू को बढ़ाएंगे तो हमारा स्लिप घटेगा, क्योंकि हमको टॉर्क को कांस्टेंट रखना है। टॉर्क को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। ठीक है, ठीक है, वही अगर हम ई टू को घटाते हैं, एज्यूम करते हैं कि हम ई टू को घटा देते हैं, ई टू को घटाएंगे तो हमारा स्लिप क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो स्लिप बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही हो रहा है, जब हम 180 डिग्री फेज शिफ्ट रख रहे हैं तो ओवरऑल जो रिजल्टेंट ईएमएफ है वो क्या हो रहा है, हमारा घट जा रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है। ओवरऑल रिजल्टेंट ईएमएफ वो घट जा रहा है। वही अगर हम इन द फेज मतलब हमारा जो इंजेक्टेड ईएमएफ है इन द फेज ऑफ इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है, तब हमारा ओवरऑल जो हमारा रिजल्टेंट ईएमएफ है वो क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल जब ईएमएफ बढ़ जाता है तो हमारे क्या होगा, स्लिप क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर ओवरऑल ईएमएफ घट जाता है तो हमारा स्लिप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर स्लिप बढ़ रहा है मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि एन एस माइनस एन आर इज नथिंग बट रिजल्टेंट स्पीड, या फिर हम बोल सकते हैं स्लिप स्पीड। तो ये भी हमारे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर हमारा स्लिप घट जाता है तो ओवरऑल हमारा जो स्लिप स्पीड है वो भी हमारे क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा स्पीड है, सिंक्रोनस स्पीड, वो है 1000 आरपीएम। ठीक है, और जो हमारा रोटर है वो रोटेट कर रहा है 950 आरपीएम में। ठीक है, और हम इंजेक्टेड जो ईएमएफ कर रहे हैं वो कर रहे हैं 10 वोल्ट 180 डिग्री फेज शिफ्ट। मतलब कहने का इंड्यूस ईएमएफ और इंजेक्टेड ईएमएफ के बीच 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है। ठीक है, 180 डिग्री फेज शिफ्ट। ठीक है, और ओवरऑल जो हमारा इंड्यूस ईएमएफ है वो है 50 वोल्ट। ठीक है, तो ओवरऑल जो हमारा रिजल्टेंट ईएमएफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ माइनस
इंजेक्टेड ईएमएफ। क्यों? क्योंकि ये 180 डिग्री फेज शिफ्ट है, तो ऑब्वियसली हमारा जो रिजल्टेंट ईएमएफ होगा वो होगा इंड्यूस ईएमएफ माइनस इंजेक्टेड ईएमएफ, तो हो जाएगा 40 वोल्ट। ठीक है, अब हम लोग क्या जान रहे हैं कि हमें टॉर्क को कांस्टेंट रखते हैं, तो T1 इजकल टू T2, T1 इजकल टू क्या होगा S1 इंटू E1 स्क्वायर और S2 इजकल टू E2 स्क्वायर। अब हम इससे क्या फाइंड आउट करेंगे, स्लिप को फाइंड आउट करेंगे। S1 कैसे निकलेगा, तो S1 इजकल टू क्या होगा, S1 इजकल टू हो जाएगा NS माइनस NR डिवाइडेड बाय NS इंटू 100। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1000 माइनस 950 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100। सॉल्व करने पर वैल्यू आएगा 0.05। ठीक है, अब स्लिप की वैल्यू मिल गई 0.05 इंटू E1 की वैल्यू क्या है, जब हम इंजेक्ट नहीं किए थे ईएमएफ तब हमारे E1 की वैल्यू क्या थी 50। ठीक है, स्क्वायर। S2 हमें नहीं पता, E2 की वैल्यू क्या है, जब हम ईएमएफ इंजेक्टेड कर दिए ईएमएफ तो हमारा जो इंजेक्ट ईएमएफ होने के बाद जो रिजल्टेंट ईएमएफ आया वो हमारा 40 आया, तो 40 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम फाइंड आउट कर लेंगे S2, तो S2 की वैल्यू जो आएगा वो आएगा 0.07। सॉल्व करके देखिएगा यही वैल्यू आएगा। ठीक है, अब S2 की वैल्यू आ गया तो हम लोग रोटर की स्पीड फाइंड आउट करेंगे। क्या होता है NS इंटू 1 माइनस S। सॉल्व करेंगे 1000 इंटू 1 माइनस 0.07, तो हमारी वैल्यू आएगी 930। तो देखिए हमारा क्या होगा, अब हम बोल सकते हैं कि स्लिप जो स्पीड है, स्लिप स्पीड इज नथिंग बट रिजल्टेंट स्पीड। स्लिप स्पीड इज नथिंग बट रिजल्टेंट स्पीड। क्या होता है NS माइनस NR 1000 माइनस 930, क्या मिला हमें 70 RPM। ठीक है, वही पहले कंडीशन में क्या था हमारा रिजल्टेंट ईएमएफ, सॉरी रिजल्टेंट स्पीड, रिजल्टेंट स्पीड क्या था 50 RPM। लेकिन अभी क्या होगा, हमारा रिजल्टेंट स्पीड बढ़ गया। क्यों? क्योंकि हमारा स्लिप बढ़ गया है। स्टार्टिंग में स्लिप हमारा क्या था 0.05 था, अभी 0.07 होगा, तो स्पीड बढ़ गया, तो हमारा क्या होगा ओवरऑल जो स्लिप स्पीड है वो भी बढ़ गया। ठीक है, अब हम लोग दूसरा केस लेते हैं, जब हमारा इंजेक्टेड ईएमएफ जो है इन द फेज ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, तो क्या होगा, हमारा जो रिजल्टेंट ईएमएफ हो जाएगा वो हो जाएगा 50 प्लस 10 मिल जाएगा क्या 60 वोल्ट। इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमें क्या पता है T1 इजकल टू T2, T1 इज नथिंग बट S1 E1 स्क्वायर इजकल टू S2 E2 स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा स्लिप वैल्यू था 0.05 था, इनिशियली में हमारा इंड्यूस ईएमएफ 50 था, S2 फाइंड आउट करना है, E2 क्या हो जा रहा है 60 स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा S2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.0347। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे रोटर स्पीड, तो रोटर स्पीड क्या हो जाएगा 1000 माइनस 1 माइनस 1000 इंटू, सॉरी माइनस नहीं 1000 इंटू 1 माइनस S2, तो 1000 इंटू 1 माइनस 0.0347। सॉल्व करने के बाद वैल्यू जो आएगा वो आएगा 965.278। देखिए स्लिप हमारा क्या हो गया, घट गया। पहले स्लिप क्या था 0.05 था, अब हमारा स्लिप क्या हो गया 0.0347, तो स्लिप घट गया। तो ओवरऑल जो हमारा स्लिप स्पीड है क्या होता है NS माइनस NR, वो क्या हो जाएगा घट जाएगा। पहले क्या था ओरिजिनल में 50 था, अब घट कर कितना हो जाएगा देख लेते हैं। इसको मैं अप्रोक्स मान लेते हैं 166। ठीक है, सॉरी 966। ठीक है, अप्रोक्स मान लेते हैं या फिर आप मान सकते हो 965। ठीक है, तो हो जाए क्या 1000 माइनस 965, अप्रोक्स मान रहे हैं 965। ठीक है, तो वैल्यू कितना आएगा 35। ठीक है, तो हमारा ओवरऑल जो स्लिप है वो घट गया और उससे हमारा स्लिप स्पीड भी घट गया। ठीक है, तो इस तरह हम लोग रोटर के स्पीड को वेरी कराते हैं विद द हेल्प ऑफ इंजेक्टेड ईएमएफ। ठीक है, तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें जो हमारा रोटर की जो स्पीड है उसको सिंक्रोनस स्पीड तक लाना है, तो हमें क्या करना है, तो हम इंजेक्ट करेंगे ईएमएफ। यहाँ पर जो ईएमएफ इंजेक्ट करेंगे इन द फेज ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, मतलब कहने का इन दोनों के बीच इंड्यूस ईएमएफ और इंजेक्टेड ईएमएफ के बीच जो फेज डिफरेंस होगा वो 0 डिग्री का होगा, तभी हमारा जो इंडक्शन मोटर का जो रोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट कर पाएगा। क्योंकि हमने देखा कि जब हम लोग इंजेक्टेड ईएमएफ को इन द फेज ऑफ इंड्यूस ईएमएफ रखा, तब हमारा जो स्पीड है
रोटर का वो इंक्रीज कर गया, जैसा कि हमने इसमें देखा था। जब 60 वोल्ट हो गया मतलब इंजेक्टेड ईएमएफ को इन द फेज ऑफ इंड्यूस ईएमएफ रखा तो हमारा ओवरऑल जो हमारा स्पीड है वो बढ़ गया। तो हमें अगर स्पीड को बढ़ाना है और उसे सिंक्रोनस स्पीड तक लेकर आना है तो हमें इंजेक्टेड ईएमएफ को इन द फेज ऑफ इंड्यूस ईएमएफ रखना होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किसी पॉलीफेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर बढ़े हुए प्रारंभिक बल आघूर्ण को प्राप्त किया जाता है। मतलब बोला जा रहा है कि हमको स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाना है। स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, किस तरह हम स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ा सकते हैं स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर पे। हमने पढ़ा था स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए हम लोग वहाँ पर रेसिस्टेंस को लगाते हैं। रेसिस्टेंस लगे होते हैं रोटर के टर्मिनल में, और जो रेसिस्टेंस होते हैं वो वेरिएबल रेसिस्टेंस होते हैं। रेसिस्टेंस को वेरी करके हम लोग स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ा देते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में। और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में क्या होता है कि जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है, कंपेयर टू स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर। क्यों? क्योंकि जितना ही स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा होगा उतना ही स्टार्टिंग रेसिस्टेंस जितना ही ज़्यादा होगा उतना ही स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा होगा। तो हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, क्या है डिफरेंस स्लिप रिंग और स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में। पहला डिफरेंस ये है, जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है उसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही ज़्यादा होता है। वही अगर हम स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर की बात करें तो उसकी स्टार्टिंग टॉर्क जो होती है लो होती है। दूसरा है कि इसका जो पावर फैक्टर होता है बहुत ही पुअर होता है स्लिप रिंग का। वही हम अगर बात करें स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर का तो उसका पावर फैक्टर बेटर होता है, बेटर पावर फैक्टर होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो स्लिप रिंग जो इंडक्शन मोटर होता है उसमें एयर गैप जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। एयर गैप ज़्यादा होता है इसमें लार्ज एयर गैप होता है। वही अगर हमारा स्क्वायर केज में क्या होता है, स्मॉल एयर गैप होता है। और हमने पढ़ा था इसके प्रीवियस वीडियो में कि अगर एयर गैप ज़्यादा होने पर क्या होगा कि रिलेक्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, और रिलेक्टेंस ज़्यादा होगा तो मैग्नेटाइजिंग करंट ज़्यादा होगा, जिससे पावर फैक्टर क्या होगा, पुअर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी बेसिक डिफरेंस है स्लिप और स्क्वायर केज इंडक्शन में। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन में हमें बोल रहा है स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाना है। हमने जान लिया कि जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर का वो लो होता है कंपेयर टू स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो हमें क्या करना है, स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाना है। तो पहला ऑप्शन गिवन है आवृत्ति को बढ़ाकर। तो हम लोग जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाकर हम लोग स्पीड को बढ़ा सकते हैं, ना कि स्टार्टिंग टॉर्क को। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि एन एस इक्वल टू होता है 120F/P। अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो हमारा स्पीड बढ़ेगा, ना कि हमारा स्टार्टिंग टॉर्क। ठीक है, अब क्वेश्चन ऑप्शन बी में आते हैं, डोप बार रोटर का प्रयोग करके। हाँ, डोप बार रोटर का प्रयोग करके हम स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी में आते हैं, पोस्ट की संख्या को बढ़ा के। तो हम अगर पोस्ट की संख्या को बढ़ाते हैं तो हमारा जो हमारा स्पीड है वो घटेगा, ना कि हमारा स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ेगा या फिर घटेगा। ठीक है, तो इससे ये भी हमारा करेक्ट नहीं होगा। डी नंबर में डबल केज रोटर का प्रयोग करके, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा। ऐसे करने में दोनों ही ऑप्शन सही है, बी और डी दोनों ही ऑप्शन सही है। लेकिन अगर बी और डी दोनों ही ऑप्शन गिवन रहे तो जो डबल केज रोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो ज़्यादा होता है सिंगल केज रोटर के। जो हमारा डीप बार रोटर होता है उसमें जो केज होते हैं वो सिंगल केज होते हैं। वही अगर हम बात करें डबल केज रोटर में तो उसमें डबल केज होने के वजह से इसके स्टार्टिंग टॉर्क जो होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। अगर आप इस चीज़ को बहुत डीपली से जानना चाहते हैं तो आप इसके प्रीवियस वीडियो मतलब पार्ट 3 को देखिएगा, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया है डीप बार और डबल केज रोटर के बारे में। ठीक है, क्या रीज़न है कि डबल केज रोटर में स्टार्टिंग में रेसिस्टेंस बहुत हाई होती है, और जैसे जैसे जब हमारा रोटर सिंक्रोनस स्पीड अचीव लेस देन सिंक्रोनस स्पीड अचीव कर लेता है तो जो रेसिस्टेंस है स्टार्टिंग रेसिस्टेंस जो रेसिस्टेंस है वो घट जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल हमारा जो इफ़िशेंसी हो वो मतलब पुअर नहीं होता, मतलब ओवरऑल इफ़िशेंसी जो होती है बेटर रह जाती है। तो ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से समझाया पार्ट 3 में, आप उसको देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर करंट इन एन इंडक्शन मोटर इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन
एस इजकल टू स्लीप, एफ इजकल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो हमने बताया था कि जो इंडक्शन मोटर होता है स्टार्टिंग के टाइम में जो रोटर में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इक्वल होता है सप्लाई फ्रीक्वेंसी के स्टार्टिंग के टाइम में ही, स्टार्टिंग के टाइम में। बट जैसे ही हमारा जो रोटर है वो 80% ऑफ सिंक्रोनस स्पीड अचीव कर लेता है तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी होता है रोटर में वो हो जाता है स्लीप इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि स्टार्टिंग में जो फ्रीक्वेंसी है रोटर और स्टेटर बोथ में फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन जैसे हमारा रोटर जो होता है 80% सिंक्रोनस स्पीड अचीव कर लेता है वैसे जो हमारा फ्रीक्वेंसी है रोटर का वो बहुत ही ज़्यादा घट जाता है, मतलब बोल सकते हैं नेग्लिजिबल हो जाती है फ्रीक्वेंसी। देख लेते हैं ऐसा कैसे होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अप्रोक्स हम लोग स्लीप मानते हैं 0.04। ठीक है, अगर एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, क्योंकि इंडिया में जनरली हम लोग फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज यूज करते हैं, तो रोटर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 0.04 इंटू 50, मतलब क्या हो गया 2 हर्ट्ज। तो आप देख रहे हो कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज था और रोटर फ्रीक्वेंसी हो गया 2 हर्ट्ज, मतलब कहने का बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी घट जाता है, इसलिए इसको नेग्लिजिबल फ्रीक्वेंसी मानते हैं। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला कौन सा सही होगा, ये रोटर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एस इंटू एफ, स्लिप इंटू फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री फॉर अ 4 पोल एसी मशीन इज इक्वल टू, हम लोग क्या जानते हैं इलेक्ट्रिकल डिग्री इज इक्वल टू P/2 मैकेनिकल डिग्री। तो हमें टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर P/2 इंटू हो जाएगा 360 डिग्री। टोटल मैकेनिकल जो डिग्री होगा वो होगा 360 डिग्री। तो इलेक्ट्रिकल में कितना आ जाएगा, यहाँ पर क्या रखेंगे P की जगह 4 इंटू 2 इंटू 360, तो हमें मिलेगा 720 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फॉर द स्पीड कंट्रोल पर्पस पोल चेंजिंग मेथड कैन बी एडोप्टेड फॉर, वो पोल चेंजिंग जो मेथड होता है हम लोग जनरली किसके लिए यूज करते हैं, किस मोटर के लिए यूज करते हैं स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। पहला ऑप्शन है स्लिप रिंग मोटर, दूसरा है सिंक्रोनस मोटर, तीसरा है स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर, फोर्थ है सिंगल फेज मोटर। तो हमें अगर स्पीड कंट्रोल करना है विद द हेल्प ऑफ पोल फेजिंग मेथड तो हम लोग यूज करते हैं इसका हम यूज़ करते हैं स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में हम लोग 4 तरीके से स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सिंक्रोनस स्पीड जो होता है 120 F/P होता है। अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तब भी हमारा स्पीड चेंज हो जाएगा, या फिर हम पोल को भी चेंज करके स्पीड को चेंज कर सकते हैं, ये दोनों तो मेथड होंगे ही होंगे। तीसरा मेथड होता है स्टेटर रेसिस्टेंस मेथड, स्टेटर रेसिस्टेंस मेथड मतलब स्टेटर में रेसिस्टेंस लगाकर भी हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। फोर्थ मेथड होता है सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल, सप्लाई वोल्टेज को कंट्रोल करके भी हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है कि हम इसका यूज़ स्लिप रिंग मोटर में नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में अगर हम स्टेटर के पोल को चेंज करते हैं तो रोटर के पोल ऑटोमेटिक चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए हम स्टेटर के पोल को अगर 2 पोल में कन्वर्ट कर दिए, पहले मान लीजिए 4 पोल होगा तो हम उसको 2 पोल में कन्वर्ट कर दिए तो ऑटोमेटिक रोटर के पोल भी चेंज हो जाएंगे और वो भी 2 पोल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन यही जो फैसिलिटी जो इसमें है स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में वो फैसिलिटी हमारा स्लिप रिंग मोटर में नहीं है। यहाँ पर मैं स्पीड को कंट्रोल करते विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल रेसिस्टेंस। यहाँ पे हम लोग स्लिप रिंग मोटर के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं बाय द इंजेक्टेड ईएमएफ। ठीक है, इंजेक्टेड ईएमएफ को इंजेक्ट करके भी हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में। लेकिन स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर के स्पीड को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं बाय द 4 मेथड। पहला हम लोग फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके, दूसरा पोल को चेंज करके, फ्रीक्वेंसी को चेंज करके, तीसरा है सप्लाई वोल्टेज को कंट्रोल करके, फोर्थ है स्टेटर रेसिस्टेंस से हम लोग स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रोटर साइड जो हमारा जो स्टेटर होता है उस जो स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर होता है उसका रोटर जो होता है इन रिंग से शॉर्ट सर्किटेड होता है, इसलिए इसके रोटर में हम ना तो कोई रेसिस्टेंस लगा सकते हैं जिसके वजह से हम विद द हेल्प ऑफ रोटर रेसिस्टेंस रोटर में रेसिस्टेंस लगाकर स्पीड को नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर हम कोई भी इंजेक्टेड ईएमएफ इंजेक्ट करके भी हम लोग स्क्वायर के इंडक्शन मोटर के स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है
इन एन इंडक्शन मोटर रोटर स्पीड इज ऑलवेज लेस देन द स्टेटर स्पीड। सेकेंड है मोर देन द स्टेटर स्पीड। थर्ड है इक्वल टू स्टेटर स्पीड। फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो होता क्या है कि इंडक्शन मोटर का जो रोटर का स्पीड होता है वो लेस देन सिंक्रोनस स्पीड होता है। कहने का मतलब लेस देन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जिस स्पीड में रोटेट करती है उस स्पीड को हम बोलते हैं सिंक्रोनस। हमने पढ़ा था कि जो हमारा इंडक्शन मोटर है उसमें क्या होता है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करती है, उसी डायरेक्शन में हमारा जो रोटर है रोटेट करता है। अगर मान लीजिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे तो हमारा रोटर भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। अब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे होता है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए पहले तो हमारा जो फ्लक्स होना चाहिए वो अल्टरनेट फ्लक्स होना चाहिए, कांस्टेंट फ्लक्स नहीं होना चाहिए, तभी हमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। दूसरा होना चाहिए कि जो फेज शिफ्ट होना चाहिए दो फेज के बीच वो होना चाहिए 120 डिग्री। तीसरा होना चाहिए कि तीनों ही फेज में जो करंट फ्लो होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और जो मोटर होना चाहिए वो पॉलीफेज मोटर होना। पॉलीफेज मोटर मतलब क्या? मोर देन वन फेज, मतलब फेज जो होना चाहिए मोर देन वन होना चाहिए। तो उसी में हमारा जो फील्ड जो प्रोड्यूस होता है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को अगर कोई डिफाइन करने बोल दे तो हम ये बोल सकते हैं कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वह फील्ड होता है जिसमें हमारा जो मैग्नेट की जो पोलैरिटी है हर इंस्टेंट में हर टाइम पर चेंज होती रहती है। जैसे होता क्या है, अगर मान लीजिए हमने एसी सप्लाई दिया तो अल्टरनेटिंग साइनसोइडल वेव होगा, एसी सप्लाई तो साइनसोइडल वेव होगा। तो यहाँ पर इस इंस्टेंट में जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उसकी पोलैरिटी मान लीजिए यहाँ पर साउथ होगा, यहाँ पर नॉर्थ होगा, ठीक है। तो इस इंस्टेंट में जब पिक पर आएगा तो उसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, मतलब हर इंस्टेंट में उसकी पोलैरिटी चेंज होती हो। तो इस टाइप के जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं उसको बोलते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पे पोलैरिटी हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा, यहाँ पे साउथ हो जाएगा। फिर अगर मैं इस इंस्टेंट की बात करूँ तो यहाँ पे पोलैरिटी फिर चेंज हो जाएगा। मतलब इस टाइप हर इंस्टेंट पे उसकी पोलैरिटी चेंज होती हो मैग्नेटिक फील्ड की, तो इस टाइप के मैग्नेटिक फील्ड को बोलते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि जो रोटर होता है वो हमेशा लेस देन सिंक्रोनस स्पीड रोटेट करता है, मतलब लेस देन स्टेटर स्पीड। यहाँ पे स्टेटर जो है वो रोटेट नहीं करता है, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रोटेट करती है। उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड को ही हम लोग सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। तो हमारा जो रोटर होता है वो लेस देन सिंक्रोनस स्पीड रोटेट करता है, या फिर हम बोल सकते हैं लेस देन स्टेटर स्पीड। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज मैक्सिमम व्हेन। स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है इंडक्शन मोटर का वो मैक्सिमम होता है जब हमारा रोटर रेसिस्टेंस जो होता है वो इक्वल होता है एस इंटू एक्स टू। और जब स्टार्टिंग की बात हो रहा है तो स्टार्टिंग में स्लिप क्या होता है? 1 होता है। तो हम कह सकते हैं R2 इज इक्वल टू X2, ठीक है। इसको मैंने बहुत अच्छे से बताया है प्रीवियस वीडियो में कैसे हमारा R2 इक्वल टू X2 होता है। तो आप प्रीवियस वीडियो को देखकर आप इसके बारे में जान सकते हैं, ठीक है। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। रोटर रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रोटर रिएक्टेंस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ फ्यूज ब्लो एट द स्टार्टिंग ऑफ डीसी मोटर द प्रोबेबल कॉज कुड बी। अगर फ्यूज जो है मोटर जब चालू होने के साथ ही, जैसे ही मोटर को हमने चालू किया वैसे ही हमारा फ्यूज जल जाता है, तो संभावित कारण क्या क्या हो सकता है? पहला कारण बोल रहा है कि लो कैपेसिटी ऑफ द फ्यूज, दूसरा है ओवरलोड, तीसरा है शॉर्ट सर्किटेड इन द स्टार्टर रेसिस्टेंस, ठीक है। फोर्थ बोल रहा है एनी ऑफ द अबव। तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन हो सकते हैं, कोई भी एक ऑप्शन होने की वजह से हमारा जो फ्यूज है वो जल सकता है मोटर को चालू करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगर फ्यूज की क्वालिटी ख़राब होगी, मतलब कैपेसिटी अच्छी नहीं होगी, न्यून क्षमता वाली होगी, तब भी हमारा क्या होगा, मोटर को जैसे चलाएंगे फ्यूज ब्लो हो जाएगा, जल जाएगा। दूसरा अतिभार, मतलब बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड होगा, तब भी हमारा क्या होगा, फ्यूज जल जाएगा। फ्यूज का काम क्या होता है? वो क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है मोटर को, ठीक है। तो ऑब्वियसली ओवरलोडेड होगा तो वो बंद कर देगा, मतलब फ्यूज जो होगा जल जाएगा और सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देगा, मोटर की सप्लाई को। थर्ड बोल रहा है अगर स्टार्टर रेसिस्टेंस जो है वो शॉर्ट सर्किटेड होगा तब भी हमारा क्या होगा, फ्यूज जो है जल जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एन इंडक्शन मोटर वर्क्स ऑन, इंडक्शन मोटर वर्क करता है, पहला ऑप्शन है डीसी ओनली, बी है एसी ओनली, सी बोल रहा है एसी एंड डीसी बोथ, डी बोल रहा है नन ऑफ दिस। तो जो हमारा इंडक्शन मोटर है वो वर्क करता है एसी ओनली। इंडक्शन मोटर जो होता है वो केवल एसी पर कार्य करता है। जो इंडक्शन मोटर है वो ट्रांसफार्मर के समान ही एसी पर वर्क करता है, क्योंकि इंडक्शन मोटर जो होता है उसमें हमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है, और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमें तभी मिलता है जब जो फ्लक्स है वो वेरिएबल फ्लक्स होता है। कांस्टेंट फ्लक्स होने पर हमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा।